हेलो एवरीवन। हमारे टैब्लो के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। और हमारे आज के वीडियो में हम एक रियल एस्टेट हाउसिंग प्राइस एनालिसिस डैशबोर्ड बनाना सीख रहे हैं। और जैसा आप टैब्लो में देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक डैशबोर्ड है, क्योंकि बहुत ही इनिशियल लेवल की क्लास में हम इसे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। इसमें हम एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, जिसमें हमने 4 विजुअल्स बनाए हैं, जिसमें हम एवरेज प्राइस बाय फर्निशिंग, एवरेज प्राइस बाय बेसमेंट, हाउस एरिया, मैं पूरा डेटा सेट भी एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है, और ये डैशबोर्ड हमने किस तरह से बनाया है और इसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे अभी कोई फिल्टर्स नहीं है। आगे हम लोग फिल्टर्स ऐड करना और अदर चीज़ें भी सीखेंगे। आप लोग इसकी विथ, हाइट सब कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे इन एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, इमेज हेडिंग वगैरह सब कुछ सेट करना हम सीखेंगे। ये बिल्कुल अल्टीमेट बिगिनर्स के लिए बनाया जा रहा है। तो हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। टैब्लो का हमारा डे 2 है। हम लोग या यहाँ पे टैब्लो पब्लिक ओपन कर लेंगे। ये ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं, जब ओपन होता है तो लिख के आता है टैब्लो पब्लिक डेस्कटॉप। हम्म, तो मतलब ये हम्म, पब्लिक एडिशन है। और या आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम करें, क्योंकि हम सीखेंगे तो हम साथ में एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर लेंगे साथ में। तो उससे ये बिल्कुल। होगा कि जो है हम एक पर्पस ड्रिवन एनालिसिस करेंगे और समझेंगे भी हम्म, कि जो भी हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं इसका यूज़ क्या है। तो हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे। तो ये एक ठीक है। हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाए। ये दूसरी टेक्नोलॉजी है, पावर बीआई पे बना। इसमें हम्म, हमने जब डैशबोर्ड बनाया तो आप देख सकते हो कि जो घर बनते हैं उनमें डिफरेंट हम्म, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जैसे हम्म, एयर कंडीशनिंग है या नहीं है, हम्म, या हम्म, फिर उसमें फर्निशिंग, उसका स्टेटस क्या है, फर्निश्ड है, हम्म, सेमी फर्निश्ड हम्म, है, अनफर्निश्ड है, उस घर में गेस्ट रूम के है या नहीं है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग यस वाले घर देखते हैं, तो हमें दिख रहा है हम्म, कि ऐसे मकानों का एवरेज प्राइस 6 मिलियन है। ये यूएस का डेटा। और अगर हम ठीक है। नो लेते हैं तो इनका प्राइस 4 मिलियन है, एवरेज प्राइस। दैट मीन्स कि अगर हम वहाँ पे एयर कंडीशनिंग करवाना चाहते हैं तो घरों हम्म, का एक प्राइस में चेंज आता है। यानी कि ये ठीक है। जो फीचर है, हम्म, घर का एयर कंडीशनड होना, ये हम्म, उसके प्राइस को अफेक्ट कर रहा है, राइट। कर उसके हम्म, प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। हमने हम्म, यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट बनाया, जहाँ पे हाँ, हमने एक्स एक्सिस पे हाउस का एरिया रखा कि वो कितने हजार स्क्वायर फीट है। जैसे ओके। अगर हम इसमें से रैंडमली कोई भी हाउस लेते हैं, तो इस हम्म, हाउस का एरिया 9,000 स्क्वायर फीट है और ओके। इसका ये प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि भले ही ये परफेक्ट लीनियर शेप में नहीं बढ़ रहा, पर हम्म, अगर हम घर के एरिया को बढ़ाते हैं तो हम्म, हमें ये दिख रहा है कि उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। ये कोई हम्म, परफेक्ट लीनियर वे में नहीं बढ़ रहा है, मगर हम्म, बढ़ रहा है। अगर ओके। सोचिए कि हम, मान लीजिए हम हम्म, बात करें कि हजरतगंज के अंदर लखनऊ में हम्म, ही हम एक ही एरिया के 20 मकान ले लें, तो हम्म, वहां पे ये काफी लीनियर आएगा आपका। ठीक है। वहां पे ठीक है। क्योंकि सभी मकान, जैसे वहां पे एक स्क्वायर फीट जैसा तय होता है कि, पर स्क्वायर फीट है प्राइस ना, होगा तो वहाँ कि पर। 8,000 रुपये स्क्वायर फीट, 10,000। प्लॉट्स हम्म, की बात करें, अगर मान लीजिए अनकंस्ट्रक्टेड है, सिर्फ हम्म, प्लॉट है, तो एक ही हाँ, एरिया के प्लॉट एक जैसे प्राइस के होंगे तो वो ऐसे लीनियरली बढ़ेंगे। मगर ओके। उसमें भी क्या होता है कि अगर वो प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है, अगर वो हम्म, प्लॉट ऑन मेन रोड है, ठीक है, हम्म, तो उसका हम्म, रेट ज्यादा होगा। तो यानी कि दो नंबर के बीच में अगर हम हम्म, रिलेशन देख रहे हैं, तो कोई हम्म, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एरिया ही एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर है प्राइस को प्रिडिक्ट करने का। ठीक है। हम्म, उसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, राइट। अगर गेस्ट राइट। रूम है, वहाँ पे मेन रोड, मकान मेन रोड पे है या नहीं है,
इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आएंगे। मेन रोड के Okay. मकान जिसमें एयर कंडीशनिंग है वो अलग प्राइस में। तो ऐसा जब हमें एक डेटा सेट दिया जाता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। Okay. इसमें हमें प्राइस दिया हुआ है, फिर एरिया दिया है, बेडरूम कितने, ये एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक घर, एक रो क्या एक रिप्रेजेंट घर। कर, एक घर रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और ऐसे करके हमारे पास 545 घरों का डेटा Houses. है, हाउसेस का ठीक है। डेटा है। और हर घर में ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये इस डेटा सेट से ये बोला जा रहा है कि अगर हमें घरों के प्राइस को प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है, तो हम किन किन फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे उसके प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। इस ठीक है। तरीके के जो भी डेटा सेट आते हैं उन डेटा सेट्स में हमारे पास वन आउटपुट या टारगेट फील्ड बोलते हैं इसे हम, ठीक है। और n-1 ऑब्वियसली एक हमने ले लिया, तो ये इनपुट्स होते हैं, ठीक है। इनपुट या इनपुट्स होते हैं, इसे हम फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। Okay. फीचर्स या प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं आप कभी कभी, ये सब इसके नाम है। ये आउटपुट ठीक। या टारगेट बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फीचर्स की वजह से ये आउटपुट क्या है, ठीक है। जो यहाँ पे कैसे आप देख सकते हो कि ये प्राइस जो है वो आउटपुट है, ठीक है। प्राइस ठीक क्या है। है, आउटपुट है। और बाकी ये जितनी चीजें हैं, ठीक है, जैसे एरिया, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा घर में उतना ज्यादा वहाँ का कॉस्टिंग जुड़ता जाएगा, राइट। तो ये चीज है। इसका पहले एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हमने 200 वोल्ट अप्लाई किया तो उस सर्किट में जो करंट था बिकॉज ऑफ लोड वो मान लीजिए 1 एम्पियर था, ठीक है। जब वोल्टेज की वैल्यू 250 हमने की तो ये हम मान लेते हैं कि ये 2 हो गया, या हम और सरल रखते हैं 300 किया और इजी कर देते हैं। हमने 100 वोल्ट किया तो 200 किया तो 300 किया तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये चल रहा था। तो इस केस में आप कैसे निकालते कि जो वोल्टेज है, ठीक है, वो I मल्टीप्लाइड बाई समथिंग है, राइट। या करंट है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाई समथिंग, ऐसे करके, ठीक है। बेसिकली करंट में अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, राइट, यहाँ पे, तो वो वोल्टेज निकल आ रहा है, ठीक है। और अगर हम करंट को आउटपुट मानते हैं, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे नहीं बोल सकते कि V/100 बराबर I, है ना। ये इक्वेशन हो जाएगा। और अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I बराबर 1/100 इंटू V मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इंटू V प्लस 0, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। और हमने एक इक्वेशन पढ़ी होती है y बराबर mx प्लस सी, जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ी थी, आप पढ़िएगा इसको, याद जानिएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे जान सकते हैं कि c 0 है, ठीक है, y हमारा I हो गया। अगर हम वोल्टेज को x मानते हैं तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू, ये रेजिस्टेंस कहलाता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में।
अगर कुछ समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो एक सीधी सीधी बात ये है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, जो ये बताती है कि अगर हमें उस लाइन का स्लोप पता है, ठीक है, और वो लाइन वाई एक्सिस को किस जगह छुएगी, ये सी क्या होता है, ये है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, और मैं अभी इन सबको कंक्लूड भी करूंगा कि ये हम लोग अचानक से कहाँ पहुंच गए टैबलो से, पर हमें एक्चुअली रियल टाइम यूजेज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन वाई को कहीं पे छू रही है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट 1 है, एक एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, ये वाई का पॉइंट 1 है, तो ये कहीं कुछ 2 होगा, ठीक है, एंड फिर आगे 3 होगा एंड सो ऑन, इस तरीके का कुछ इसका रिलेशन होगा, ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे। तो ये जो लाइन है, ये जहां पे भी वाई एक्सिस को छुएगी, ठीक है, उसको वो होता है सी, ठीक है, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। ये इंटरसेप्शन कहाँ पे हो रहा है, अब ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में कोई ना कोई एंगल जरूर बनाती है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये जो एंगल होता है, ये कोई एंगल होता है, मान लीजिए ये 30 है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखते थे कि m बराबर tan 30, ठीक है। तो जो ये मैं इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इसमें हमें पता चलेगा c की वैल्यू 1 है और m हम tan 30 से निकाल लेंगे, राइट। तो यानी कि अब तो कुछ ऐसे बनेंगे, y बराबर tan 30 इसकी जो भी वैल्यू हो, ठीक है, tan 30 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, ये एक इक्वेशन बनी, ठीक है। और अभी मैं दिखाऊंगा ये इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी टैबलो में। तो अब इस इक्वेशन में एक कैलकुलेटर लेके बैठिए आप, और x की कोई भी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, जैसे x की वैल्यू 2 लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि जो स्लोप है, हम अभी एक सिचुएशन मान लेते हैं कि स्लोप की वैल्यू 3 है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, y बराबर 3x प्लस 1। अब अगर x की वैल्यू मैंने कहा 5 है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 16, y 16 हो जाएगा। तो x को यहाँ से 5 खींचो, y को यहाँ से 16 खींचो, यहाँ कहीं मिलेगा जाके, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि आप एक तरीके का फोरकास्ट करने लग गए, नहीं करने लगे। अगर x एक टाइम है, x कोई टाइम है, ठीक है, तो आपको पता है कि पहले 10 महीने में इतना सेल्स हुआ, तो हम अगले 10 महीने का सेल कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो कंसेप्ट पूरा कहलाता है, इसे कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इसको आगे हम समझेंगे, अब हम आते हैं इस पे। तो ये लीनियर रिग्रेशन जो है, ये एक तरीके की मशीन लर्निंग है, ठीक है। इसे हम लोग एक मशीन लर्निंग कहते हैं, मतलब मशीन, ये हम सीख रहे हैं तो मशीन को भी ये सिखाया जा सकता है, ठीक है, कि भैया x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है, 2-3 वैल्यू दो तो मशीन सीख जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हम उसको इनपुट और आउटपुट दोनों दे रहे हैं, ठीक है, तो इस मशीन लर्निंग को कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है, कि हम सुपरवाइज्ड आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हम बाद में आएंगे। तो कंसेप्ट ये है, तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स डिजाइन की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं जिससे हम देख सकें कि ये y और m और इन सब में अंतर क्या है। पर जो इक्वेशन अभी हमें मिली, ठीक है, उसमें सिर्फ y के साथ में x नहीं है, y तो एक ही रहेगा,
ठीक है, पर ये M1x1 हो गया है, प्लस M2x2 हो गया है, प्लस M3x3 हो गया है, एंड सो ऑन। अब ये M1 M2 ये सब क्या है, ये लिखे हुए हैं आपके सामने। एरिया हो गया x1, बेडरूम हो गया x2, बाथरूम हो गया x3, स्टोरी हो गया x4, एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग दिस? Yes. लाइन एक ही है, तो पर अब वो उसका जो स्लोप है वो कई फैक्टर से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है, और ये जो है, ये जो हमारी हाउस एरिया वर्सेस प्राइस है, इसीलिए ये लीनियर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्योंकि इसको और भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि फर्निशिंग में फर्निश्ड हाउस है, तो ये ऐसा आ रहा है, अनफर्निश्ड हाउस का ऐसा आ रहा है, सेमी फर्निश्ड हाउस का ऐसा आ रहा है, सबका अलग अलग है, वही हम सीखेंगे। तो जो टैब्लो है या पावर बीआई है, उनके माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये जो हमें यहाँ पे मान लीजिए 10 कॉलम दिए हैं, और मेरा उद्देश्य, मेरा गोल है प्राइस को प्रिडिक्ट करना, तो इनमें से कौन ज्यादा जोर से प्राइस को प्रिडिक्ट करने में मदद कर रहा है, और कौन कौन ऐसा है जिसका कोई खास रोल नहीं है प्राइस को प्रिडिक्ट करने में। ऐसे भी तो वेरिएबल्स होंगे जिनका प्राइस को प्रिडिक्ट करने में बहुत कम या नाम मात्र का रोल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे गेस्ट रूम का होना 5.7 मिलियन, ना होना 4, लेकिन ये तो कर रहा है, ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो जब हम लोग ऐसे कई सारे डेटा सेट्स पे काम करते हैं, तो वहां पे हम लोग को ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिनका आउटपुट पे कोई असर नहीं होता है, चाहे उन फीचर की वैल्यू कुछ ले लो, ठीक है, उनका आउटपुट पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो वो फीचर को हम फिर अपने मॉडल में लेते ही नहीं, है ना। हम कह देते भाई ये फीचर मत लो, कैलकुलेशन में हमारी कैलकुलेशन क्यों हम खराब करें, इसका तो कोई खास रोल है नहीं, राइट। तो वो भी समझेंगे आगे। तो ये, अब जैसा मैंने कल बताया और आज फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब कभी हमें डेटा सेट दिया जाएगा, जब कभी भी, ठीक है, तो उस डेटा सेट में होंगे हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज, ठीक है, जो क्वालिटेटिव हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि क्वांटिटेटिव हैं, ठीक है। कोई भी डेटा सेट हमें मिलेगा उसमें मैक्सिमम केसेस में यही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही है, जैसे एरिया एक नंबर है, बेडरूम बाथरूम स्टोरी ये सब नंबर्स हैं, मेन रोड गेस्ट रूम बेसमेंट ये सब एक तरीके के बाइनरी वैल्यूज हैं, कैटेगोरिकल हैं। फर्निशिंग स्टेटस भी अगेन कैटेगोरिकल है ना। तो ये आपको यहीं पे दिख जाएगा कि बहुत सारे इसमें यस नो टाइप के हैं जिनको हम लोग बुलियन कहते हैं, बुलियन, बहुत सारे कैटेगोरिकल हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा खिचड़ी डेटा सेट है, इसीलिए इस टाइप के डेटा सेट बड़े अच्छे होते हैं समझने के लिए। अब हमने इसमें टैब्लो ओपन किया, क्योंकि ये जो फाइल हमें दिख रही है, ये फाइल हमें CSV फॉर्म में मिली है, ठीक है। कल जो फाइल हमने कनेक्ट करके देखी थी वो एक्सेल थी, ये जो फाइल है वो CSV है। मैं आज आपको दोनों फाइल भेज दूंगा, कल की भी आज की भी। तो ये जो एक्सेल फाइल है, जो CSV फाइल है, वो हम इस कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट वाले कनेक्टर पे क्लिक किया और वहां पे लोड करके आए, ये हम यहाँ से हाउसिंग फाइल ले गए और यहाँ से हमने इसे ओपन किया। ये फाइल हमें कैगल पे मिली। कैगल एक ऐसा, मतलब गूगल के द्वारा बनाई साइट है जहाँ पे प्रैक्टिस डेटा सेट्स, कंपटीशंस, डेटा एनालिसिस के अपलोड होते हैं, ठीक है। तो कैगल आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो एक मिनट दिखा भी देता हूँ, ये है कैगल। अब जैसे यहाँ पे आप अगर डेटा सेट्स पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको मतलब अभी जैसे BMW कार सेल्स, ये इस समय ट्रेंड कर रहे हैं डेटा सेट्स, ठीक है, मल्टीपल डेटा सेट, और यहाँ पे मतलब हजारों लाखों की संख्या में है डेटा सेट्स, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर विजन, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, अगर हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं तो ज़्यादातर वो डेटा सेट्स मिलेंगे जो आप टैब्लो में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये जो डेटा सेट है यही हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाउस प्राइस डेटा से, ठीक है, इसी डेटा से, इसी में ये सारा लिखा हुआ है कि ये क्या करता है वो क्या करता है, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो हम लोग भी एक अभी का ट्रेंडिंग सेट ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप के ये डेटा सेट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसे सर्च करते हैं, लेट मी सर्च स्लाइड स्कोप, तो ये स्लाइड स्कोप मेरा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने भी ये 4-5 डेटा सेट डाले हैं, ठीक है। तो जैसे ये हॉस्पिटल पेशेंट ट्रीटमेंट डेटा सेट वो काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया है, तो मैंने भी यहाँ पे दे दिया। तो स्लाइड स्कोप नाम है मेरे इंस्टीट्यूट का, आप वहाँ से भी कर सकते हो, मैं सब URL दे दूंगा आपको, ठीक है। और ये ये आप बाद में कर सकते हो। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। जब हमने कनेक्ट किया तो क्योंकि वो एक ही फाइल है, उसमें कोई और कनेक्शन नहीं है और कोई फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ से ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स जो कल के बाद हमें आज भी याद रखने हैं कि हमने ये भी सीखा था कि कल हमने जैसे सीखा था कि टैब्लू बोलता है डायमेंशंस एंड मेजर्स, ठीक है। मेजर्स मतलब नंबर्स और डायमेंशंस मतलब वो जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, जैसे यस नो वाले जो होंगे सब वो आ जाएंगे, डेट वाले उसी में आ जाएंगे, ज्योग्राफिकल वैल्यूज उसी में आ जाएंगे, राइट, ये। और डायमेंशंस को ये ब्लू कलर में शो करता है और मेजर्स को ये ग्रीन कलर में शो करता है, ठीक है, ये इसका काम है। तो ये सारे डायमेंशंस है ये। तो ये हमारा लोड हो रहा है, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ग्रीन कलर से हैशटैग बन के आ गए, और जितने भी हमारे डायमेंशन से आप देख सकते हो उसमें ABC है, ठीक है। और ये इस तरीके का है, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हम लोग यहाँ से फिर शीट पे चले जाते हैं। ये हमारे स्टेप 3 होता है कि डेटा सेट लोड होने के बाद हम शीट पे आ जाते हैं, तो ये हम लोग का शीट बनता है। अब एक छोटी सी बात, जैसे पावर BI जैसा टूल है, तो इसमें क्या होता है, ये एक पेज है, ठीक है। अगर मुझे विजुअल्स बनाने हैं, ठीक है, इधर डेटा इधर ही है राइट हैंड साइड पे, और यहाँ से हमने एक विजुअल लिया, 2 लिए, 3 लिए, इसमें कुछ सेलेक्ट कर लिया कि चलो इसे एरिया वर्सेस ये बना दिया, मैं कुछ भी रैंडम बना देता हूँ। एक मैंने ये ले लिया एयर कंडीशनिंग वर्सेस फर्निशिंग, या एयर कंडीशनर वर्सेस प्राइस बना दिया, इसको पकड़ा, एनीथिंग, मैंने कहा इसको स्कैटर बना देते हैं, और इसमें X में एरिया डाल देते हैं और Y में प्राइस डाल देते हैं, और कहते हैं कि दोनों को ये, अभी ये सब अपना सोचो ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली मैं डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ कि पावर BI या कई ऐसे और भी हैं, जैसे गूगल लुकर स्टूडियो है, जिसमें एक ही पेज में आप मल्टीपल विजुअल्स बना सकते हैं, ठीक है। और इनको ये, या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई एक एक पेज में एक एक विजुअल रखें, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं पूरा ऐसे बड़ा सा एक विजुअल बना देता हूँ, ठीक है, आपकी चॉइस है। तो ये पर जो टैब्लो है इसको हम कैसे सीखेंगे, यहाँ पे एक शीट का मतलब होगा एक विजुअल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एक शीट में कई विजुअल्स हैं, इसमें सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो पावर भी है, तो टैब्लो में हम क्या करते हैं, पहले हम 4-5 शीट बना लेते हैं, ठीक है, और फिर इन्होंने ये डैशबोर्ड दे रखा है जहाँ पे यहाँ आप वो काम कर सकते हैं,
मल्टीपल शीट्स को ले आइए। ठीक है, तो ये अंतर है शीट और डैशबोर्ड के बीच में यहाँ। ठीक है, कि शीट हमारे वो इंडिविजुअल विजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल ग्राफ्स होंगे, और अब क्योंकि मेरा टारगेट प्राइस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ रूल करते हैं, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, अगर हम एक, अभी देखो ऐसा कोई नियम नहीं है कि यही होगा जिंदगी भर, पर क्योंकि एज अ बिगिनर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा, वरना हम कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास एक कैटेगोरिकल डेटा है जो कि नॉमिनल है, ठीक है, नॉमिनल मतलब जिसमें 4-5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, यानी एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल। नॉमिनल मतलब क्या? नॉमिनल मतलब ये हो गया कि जैसे घर तो वो 550 है, पर उनका फर्निशिंग स्टेटस केवल 3 है। समझ गए बात? घर तो 550, लेकिन एयर कंडीशनिंग या तो होगा या तो नहीं होगा। नॉमिनल। दुनिया में 6 बिलियन के आसपास लोग हैं, शायद पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम कहते हैं करोड़ों लोग हैं, चलिए, लेकिन जेंडर 4-5 ही है, या हम लोग तो 3 मान रहे, लेकिन जो भी, अब हम लोग उस विषय में नहीं जाते, मगर एक नॉमिनल होगा। या चलिए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी जो है हमारे कुछ स्पेसिफिक है, ए बी, ए पॉजिटिव, राइट, वो स्पेसिफिक है। तो कई चीजें हैं। अब जैसे एथनिसिटी है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो, चाहे आप करोड़ों लोग का डेटा उठा लीजिए, वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो इनको हम एक तरीके से कैटेगोरिकल बोल रहे हैं कि ये चीज़ों को कैटेगराइज या डेटा को कैटेगराइज करने में हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो ये जो न्यूमेरिकल डेटा होगा और एक कैटेगोरिकल अगर हम उठाते हैं, मतलब ऐसे हम रेसिपी की तरह कि हमने एक इधर से उठाया, एक ये उठाया, तो इसमें हम लोग बार, ठीक है, पाई, ठीक है, ट्री मैप, ये बना सकते हैं। ठीक है, बना और भी चीजें सकते हैं, लाइन भी सकते हैं, पर लाइन की शर्त ये होती है कि लाइन भी बन जाएगा, पर लाइन के केस में ज्यादातर, ठीक है, टाइम रिलेटेड फील्ड होती है, तो हम लोग लाइन प्रिफर करते हैं। ओके, और ऑब्वियसली इसमें टेबल मैप बना। अभी हम इतनी बात करते हैं, ठीक है, कि अगर हमें बार, पाई, ट्री मैप या लाइन बनाना है, तो हम ये कोशिश करें कि कम से कम एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल मेरे पास हो। ठीक है, बार इसमें एक न्यूमेरिकल से भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन आप अभी यही याद रखो। ठीक है, वो बाद में समझे। और दूसरी चीज, बार जो होता है वो 2 तरीके का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको बार और कॉलम कहा जाता है। ठीक है, कहीं इसे कॉलम और बार बोलते हैं, कहीं इसे बार और बार एच बोलते हैं, हम इसे वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार मान लेते हैं। ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। जैसे यहीं पे आप देख सकते हो कि कुछ हमने हॉरिजॉन्टल बनाए, कुछ वर्टिकल बनाए। ठीक है, एक ये भी चार्ट है, ये अलग है, इसको छोड़ देंगे, लेकिन इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो बार, पाई, ट्री मैप, लाइन, आज हम लोग ये छोड़ देते हैं, या इसको बाद में देखेंगे ये कैसा आएगा, पर बार, पाई, ट्री मैप ये। ठीक है, केस 2, अगर हमारे
वन न्यूमेरिकल, इसको वन क्या बोलते हैं, टू न्यूमेरिकल्स हैं, अगर टू न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, ठीक है, नॉट टाइम, उसमें से एक टाइम नहीं है, ठीक है, तो इस यहाँ पे हम स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, ठीक है, यानी एक कैटेगोरिकल एक न्यूमेरिकल रहा मेरे पास, तो हम लोग उसे बार, पाई, ट्री मैप, लाइन में दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइन के केस में हम टाइम रिलेटेड पकड़ेंगे, ठीक है, टू न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस वैल्यू जिसमें टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, और टू न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस वैल्यूज विद वन टाइम, ठीक है, तो हम लाइन दिखा सकते हैं। ऐसे कुछ रूल हम लोग है, मैंने फिर कहा ये कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं है, मगर हम साधारण भाषा में इसको समझ सके इसलिए हम ऐसे याद कर रहे हैं कि चलो, तो लाइन ज्यादातर आप तब प्रिफर करिए जैसे हमें दिखाना हो, लाइन के लिए जैसे नहीं ईयर वाइज सेल्स ठीक है, या डे वाइज सेल्स, ठीक है, या हमें दिखाना है वीकली प्रॉफिट, ऐसा कुछ दिखाना होता है, तो हम लोग लाइन प्रिफर करते हैं। नहीं, अभी देखो लाइन हमने कहा देखी, हाँ टेम्परेचर में भी तो ना, जैसे डेली टेम्परेचर, अभी मुझे पिछले 20 दिन का टेम्परेचर देखना होगा, तो आप देखोगे वहां लाइन ग्राफ दिखाया जाता है, ठीक है, ये जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि जो वॉर्म होता है ना जिसमें कंपेयर करते हैं, तो ओवरवाइज रन्स, यही तो होता है कि ओवरवाइज, हाँ, एक्चुअली जो लाइन ग्राफ दिखाते हैं वो दिखाते हैं रन्स आफ्टर ईच ओवर, ऐसा होगा, ठीक है, जो ओवरवाइज रन्स होता है वो ज्यादातर बार ग्राफ में दिखाते हैं कि हर, है ना, पर रन्स आफ्टर ईच ओवर जो होता है वो आपका लाइन में आता है, ठीक है, ये होता है, तो हम लोग कई सारे उदाहरण लेंगे, अभी कोई इशू नहीं है, तो ये, तो अब जैसे हमने इस नॉलेज के साथ, क्योंकि मेरा आउटपुट जो है वो प्राइस है, ठीक है, जो यहाँ पे मेरा मेन फैक्टर है, तो अगर मुझे अब यहाँ से मुझे देखना है कि एयर कंडीशनड घरों का प्राइस कितना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से एयर कंडीशन को कॉलम में ले लेंगे और प्राइस को रो में ले लेंगे, और ये हमें एक ग्राफ दिखा देगा, नहीं, और कह देगा कि एयर कंडीशन घरों का प्राइस इतना है। अब यहाँ पे कई चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे यस होगा, मतलब यस मतलब जिसमें कंडीशन है वही वाला होगा। हाँ, ये जैसे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि एयर कंडीशन घरों का प्राइस कम है, मतलब, लेकिन यही कैच है, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो मैंने कल बताया था कि एग्रीगेट फंक्शंस काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आप सारा डेटा नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप डेटा को ग्रुप करके देख रहे हो, और जब डेटा को ग्रुप करके देख रहे हो तो एग्रीगेट काम करेगा, तो ये यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, सम ऑफ प्राइस, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली हमें दिखा रहा है कि मेरे, अगर ये मेरा, मान लीजिए मेरे पास इतने मकान हैं, या मेरे मैं कोई वेबसाइट है उसमें इतनी लिस्टिंग है, तो मेरी टोटल लिस्टिंग वैल्यू कितनी है नो की, और टोटल लिस्टिंग वैल्यू है कितनी यस की, ठीक है, जिससे मुझे दिख रहा है कि एयर नॉन एयर कंडीशन हाउसेस की ओवरऑल लिस्टिंग वैल्यू मेरे पास ज्यादा है, ठीक है, पर हम जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज ये प्राइस क्या रहता है, कि एवरेज प्राइस एयर कंडीशन का ज्यादा होता है कि एवरेज प्राइस नॉन का, तो हम यहाँ सम की जगह एवरेज ले लेते हैं, और ये अब कंडीशन पलट गई,
ठीक है। अब ये एक घर की जानकारी हो गई, है ना, कि ऑन एन एवरेज एक घर की प्राइस क्या है, और यही यहाँ पे दिख रहा है आपको, एवरेज प्राइस बाय एयर कंडीशन की। जो एयर कंडीशन है उनकी 6 मिलियन है और नॉन की 4 मिलियन है, वही यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट टैब्लो का नेचर है कि वो सम दिखाता है जब आप एक नंबर ड्रैग करोगे यहाँ से, ठीक है। पर आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से जाके उसको एवरेज, मीडियन, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब कर सकते हो। पर परसेंटाइल भी होता है, 5 परसेंटाइल, 10। इसका मीनिंग मैं आराम से समझाऊंगा क्या है। और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें, जैसे क्विक टेबल, रनिंग टोटल। अब रनिंग टोटल इसका क्या है, ठीक है, तो रनिंग टोटल का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ टोटल यहाँ दिखा रहा है कि टोटल का ये 126% है और ये 87% है। मतलब अगर इन दोनों के बीच में कहीं कोई वैल्यू आ रही होगी तो वो 126 चला जाएगा, ये उतना ही कम हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम ये सब कुछ नहीं करके सीधे सीधा एवरेज चूज करते हैं, और ये अभी हम सब समझेंगे, लेकिन ये एक तरीका है। ओके, ठीक है। अब कई बार ये होता है कि अब हम भाई हमने कुछ दिखाया है, तो हम यहाँ से शीट को रीनेम कर देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं एवरेज प्राइस बाई एसी। मैं इतना लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा एवरेज प्राइस बाई एसी। मैं आज फॉर्मेटिंग नहीं बता रहा हूँ, स्टाइलिंग नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ से आप सेलेक्ट करके आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऐसे आप फॉर्मेटिंग जो आप एक्सेल में करते हो या वर्ड में करते हो, वैसे आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, इवन ये जो बार हैं इनके कलर भी हम यहाँ से बदल सकते हैं ऐसे। क्योंकि फॉर्मेटिंग पे हम एक अलग डिस्कशन करेंगे, बट ऐसा ये हो गया मेरा एक। अब आता है कि ये जब हम इसके ऊपर माउस ले जा रहे हैं तब हमें प्राइस दिख रहा है, तो ये कहलाते मार्क्स। इन मार्क्स के थ्रू इस विजुअल के ऊपर दिखने वाली जो चीजें हैं वो बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे लेबल, लेबल के ऊपर टी लिखा है माने टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे देखो कैसा यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है, उसके ऊपर। तो वो टेक्स्ट में क्या है, एवरेज प्राइस या जो भी दिखाना हो, तो हम यहाँ से प्राइस को दोबारा यहाँ खींच देते हैं और सम ऑफ प्राइस की जगह फिर से एवरेज चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है कि भाई एवरेज प्राइस तो चूज कर रहे हो, फॉर्मेट क्या है। तो जैसे नंबर है कि नंबर स्टैंडर्ड है, नंबर कस्टम है, ठीक है, कि करेंसी है, ये करेंसी में देखो रूपी का साइन आ गया, ठीक है। ये सब भी सेटिंग यहाँ पे साइंटिफिक है कि ये परसेंटेज है कि कस्टम है। तो अभी हमें जैसे पता है भाई ये करेंसी है और ये यूएस में है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं एक्चुअली उसने क्या की बताई, हम मान लेते हैं इंडिया की है, क्योंकि 60 लाख डॉलर का तो नहीं है। तो ये हो गया, तो इस टाइप का कुछ है, ठीक है। इसका आपको ये दिख रहा है अलाइनमेंट। अब ये आड़ा दिखाना है, टेढ़ा दिखाना है, कैसे दिखाना है, राइट। सारा कुछ ये सेटिंग फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ से ऐसे लेफ्ट क्लिक करके एक छोटा सा ये देखो ड्रैग का एरिया आ रहा है, ठीक है, वो जब आप करोगे तो आएगा। तो ऐसे करके आप ड्रैग कर सकते हो। जब हमने ज्यादा ड्रैग कर दिया तब ये नंबर्स हमें दिखने लगे, ठीक है। ऐसा ये भी आगे बात करेंगे, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मेरा एक बन गया। तो हमने देखा कि एवरेज प्राइस जो है वो एसी की वजह से या एयर कंडीशनिंग की वजह से बढ़ घट रहा है। अब हम एक शीट बना ली, एक नया शीट बनाते हैं। तो हम इसी को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ऐसे, और हम या फिर यहाँ पे क्लिक करके न्यू शीट भी बना सकते हैं, ठीक है। हमने डुप्लीकेट कर ली।
और डुप्लीकेट में हमने एसी को हटा दिया, सॉरी एसी को हटा दिया और बेसमेंट ले आए या फर्निशिंग ले आए, ठीक है। अब ये फर्निशिंग वाइज आ गया सेम, हम इतना ड्रैग करेंगे कि तीनों के ऊपर वो नंबर वैल्यू देंगे। जी जहाँ पे भी दिखने लगे तो ऐसा आप कर, वो आपकी चॉइस है, अगर उन्होंने कहा है ना। और यहाँ से ही उसको रीनेम कर लेंगे, ये क्या है, एवरेज प्राइस बाय फर्निशिंग, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस बार हम बेसमेंट ले लेते हैं, तो ये हमने हटा दिया और बेसमेंट खींच दिया। और इसको अब लेकिन अब देखिए, जैसे हमने बेसमेंट और एवरेज प्राइस लिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमें कुछ ही चीजें दिखा रहा है, ठीक है। सारे चार्ट्स नहीं इनेबल कर रहा है, ये सारे चार्ट्स ग्रेड आउट हैं, लाइन नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, और नहीं बन सकता, बन सकते या तो ये या ट्री मैप, तो हमने इसको ट्री मैप भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये यस या नो दिखा रहा है, ठीक है, कि ट्री मैप क्या दिखाता है कि ट्री मैप के केस में जैसे जितने भी n नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो वो उनके एरिया से दिखाता है। जैसे यहाँ यस का एरिया ज्यादा है, नो का कम है, ठीक है, ये इस रेक्टेंगल में यस का ज्यादा है, ये अगर इसमें और भी वैल्यूज होती तो आता है। और ट्री मैप बेसिकली हम लोग तब प्रिफर करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम ट्री मैप ले सकते हैं, जैसे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, है ना, तो इस तरीके से दिख रहा है, तो ये चलेगा, ठीक है। और इसी को हम लेबल पे ड्रैग कर देंगे तो वो वैल्यू भी दिखेगी यहाँ पे, तो और ये इसे सॉर्ट भी कर रहा है, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। इसमें ज्यादातर हम लोग के पास कई बार होता है 10-12 वैल्यूज होती हैं, तो तब ट्री मैप और अच्छे से मीनिंगफुल समझ में आता है, वो भी एग्जांपल लाएंगे हम लोग। और यहाँ पे जैसे हमने फर्निशिंग किया, तो यहाँ पे हम इसको वापस से अभी यही ले लेते हैं। अब जैसे हमने अभी ये सब हटा दिया, ठीक है। अब जैसे ये देखिए पाई चार्ट के लिए कह रहा है कि एक डायमेंशन होनी चाहिए और एक मेजर होना चाहिए, तो हम कहे अच्छा पहले हम बेसमेंट ले आते हैं, ठीक है, तो ये हमारी हो गई डायमेंशन, और फिर हम यहाँ से प्राइस ले आते हैं मेजर। अब ये जिंदा हो गया, था कंडीशन तब भी लेकिन वो नहीं दिखा रहा था, तो हम यहाँ से मेजर की जगह एवरेज ले लेते हैं, एवरेज पे ये नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हो। जब हम सम रखेंगे तो इन सब के अपने अपने कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हमने जैसे सम ले लिया तो अब ये दिखा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं एवरेज प्राइस बाय बेसमेंट। हम आज सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप के जो चार्ट्स हम बनाने वाले हैं वो क्या होंगे। और एक चीज और भी सबके साथ में हो रही है जब हम ये बना रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे एक लेजेंड आ जा रहा है, ये लेजेंड ये दिखा रहा है कि घर के प्राइस 4 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में है, कम वाली वैल्यू को हमने लाइट ब्लू से बनाया है, और ज्यादा जो डार्क मतलब कलर वो दिखा रहा है वो ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखा रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह से ही आता है। उसी तरह पाई में क्योंकि दो हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आ गई, तो ये दिखा रहा है कि ये वाली नो है और ये वाली यस है, राइट, जिससे हमें पता लग रहा है कि नो और यस कौन सा है, ठीक है। इसको हम बिगर भी कर सकते हैं, जैसे ये ग्राफ छोटा है तो आप एक और भी विंडो का कमांड यहाँ पे लिख लो, कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, ये बिगर के लिए, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट बी, तो ये बड़ा हो रहा है, और अगर मैं कंट्रोल बी दबा रहा हूँ तो छोटा हो रहा है,
ठीक है। ओके। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी बिगर और कंट्रोल बी स्मॉलर, ये विंडोज के लिए है। और ये अभी टेक्स्ट पूरा मैं भेज भी दूंगा आपको, और बाकी तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो ही रहा है, बट ऐसा। अब इसमें भी हम अगर टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट प्राइस दिखाना चाहते हैं, मानिए जब ठीक है हमने पाई चार्ट सम ऑफ प्राइस से दिखा दिया, और हम एवरेज प्राइस दिखाना चाहते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमने ड्रैग किया और टेक्स्ट को कहा कि टेक्स्ट में एवरेज प्राइस दिखाओ। ठीक है, तो ये जो सम ऑफ प्राइस के बेसिस पे ये डिवाइड हो रहा, मगर एवरेज प्राइस ऐसे हो रहा। ठीक है, ऐसा है कुछ। तो ये हमारे कुछ चार्ट्स हैं, जैसे ये प्री मैप एक्सेट्रा। आज आप इसी तरीके से करिएगा। अब हम एक और देख लेते हैं, जैसे हमने एक और कंडीशन सोची कि जब दो नंबर हों जिसमें एक टाइम ना हो, तो स्कैटर प्लॉट। ठीक है, तो हम यहाँ से एक और इसको ही डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी स्टाइलिंग दे दी। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको बनाते हैं हाउस एरिया वर्सेस हाउस प्राइस। ठीक है, ये सब भगा देते हैं यहाँ से, इनको आप बाहर ड्रैग कर दोगे, ये सब भाग जाएंगे। ठीक है, ऐसा। इसमें जो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिया है, ठीक है, अभी मैं वापस इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एकदम सारे हम इसको रीसेट ही कर दे रहे हैं। तो जो एरिया है मेरा, उसको मैंने जैसे एज अ कॉलम लिया, ठीक है, और मैंने प्राइस को एज अ रो लिया। तो आप देख रहे हो कि एरिया एक्स एक्सिस पे आया और प्राइस वाई पे आया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्राइस आपको याद है वो वाई है, वो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एरिया इनपुट है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी घर का प्राइस उसके एरिया पे डिफाइंड होता है, राइट। जैसे हमारा घर 1000 स्क्वायर फीट का होगा, उसका मान लीजिए प्राइस 1 करोड़ है, तो 2000 का लगभग 2.25 करोड़ 2 करोड़ होगा, ऐसे ही होता है। बाकी हजारों और फैक्टर होते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो एरिया ही होता है। राइट, तो ये है। अब लेकिन इसने तो एक डॉट दिखा दिया, ठीक है, और अपने आप ही इसने देखो स्कैटर चुन लिया। ठीक है, तो ये एक डॉट क्यों दिखाता है? क्योंकि सम ऑफ एरिया सम ऑफ प्राइस दिख रहा है, एग्रीगेट है ना। तो याद रखना है, लिख लो, स्कैटर प्लॉट में एनालिसिस टैब में जाना है, गो टू एनालिसिस टैब एंड अनचेक एग्रीगेट मेजर। ठीक है, अनचेक कर देना। अब ये जो 500 मकान है वो सारे ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा साइज को काफी बढ़ा दिया जाता है, ये क्या कर दिया जाता है, और मतलब इसमें ऑटोमेटिक है, सर्किल ले लिया जाता है, तो साइज को बढ़ा के फिर कलर में जाके बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम लोग आगे करेंगे। ऐसा कुछ ले लिया जाता है, वो हम लोग समझेंगे, बट टू द कोर ये एक स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, और ऐसा आप देख सकते हैं। और ये जो स्कैटर प्लॉट होता है, ये हमें दिखाता है कि जब हम एक एक्सिस को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी एक्सिस पे क्या असर हो रहा है। ठीक है, और अभी तक जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें एक ये पार्ट है एनालिटिक्स, एक ये पार्ट है डेटा। ठीक है, ये हम लोग आगे सीखेंगे, ये हम आगे सीखेंगे, मगर मैं एक सीधा हिंट देना चाहता हूँ। तो जो ये स्कैटर प्लॉट्स बनते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक लाइन है,
ये लाइन हमें दिखा रही होती है कि स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये एनालिटिक्स में आती है और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, इसमें अभी हम लीनियर ले लेते हैं, मैं सबका मीनिंग भी समझाऊंगा। तो ये लीनियर ले लिया हमने। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक गंदी सी इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कहा था कि ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो इस लाइन की इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू रख देते तो हमें, और हमें c की वैल्यू पता होती है, वो कांस्टेंट है, m की वैल्यू पता होती है, तो हम y पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाइए, ये देखिए लिख के आ रहा है। ठीक है, लिख के आ रहा है कि m की वैल्यू कुछ आ रही 461.975 और c की वैल्यू आ रही है 2.38 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, ये जो e प्लस 06 लिखा है ये 10 टू द पावर 6 है। ठीक है, पर इसमें r स्क्वायर्ड आ रहा है 0.28। ये जो r स्क्वायर्ड होता है ये एक्यूरेसी बताता है। इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट है। ठीक है, तो हम कुछ कह सकते हैं कि केवल 28% ही एक्यूरेसी है। तो आप इस फॉर्मूले से प्राइस निकाल तो लोगे, लेकिन वो एक्यूरेट कितना होगा, केवल 28% ऑफ टाइम ही आप सही निकाल पाओगे। वो नहीं, तो लीनियर रिग्रेशन से ऑब्वियसली यहाँ पे हम एक अनुमान लगा सकते हैं, मगर एक्चुअल प्राइस पता करना है तो देन अदर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उसके लिए फिर पाइथन और आर जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने जैसे डिसीजन ट्री है। ठीक है, जैसे ये लीनियर रिग्रेशन है, इसी का एक भाई और होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, वो है। फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन है, नाइव बायस क्लासिफायर है, एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दूं, क्योंकि आपका काम विजुअलाइजेशन, आपका काम विजुअलाइजेशन है, आपका काम अभी फिलहाल मॉडल बनाना नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको एक हिंट रहेगा कि अच्छा किस पॉइंट के बाद जो है डेटा एनालिसिस के बाद मशीन लर्निंग का यूज आता है, राइट, ये इन सबको आप समझेंगे। तो ये हमने एक 4 शीट बनाए। अब आ जाते हैं डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड की हम एक साइज ले लेते हैं। मेरा जो कंप्यूटर है उसकी विड्थ कुछ इस समय 1368 है, 1368। तो मैं 1300 ले लेता हूँ विड्थ। हम लोग ऑल्दो रिस्पॉन्सिव विड्थ भी ले लेते हैं, ऑटोमेटिक भी आता है यहाँ पे। ऑटोमेटिक में ये क्या करेगा, जिस टाइप की डिवाइस में जाएगा उस टाइप की विड्थ पकड़ लेगा। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड होता है यहाँ पे एक हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये दिख रहा है आपको। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका डैशबोर्ड बनाना हम आगे और अच्छे से बहुत ही शांति से सीखेंगे। मैं बस थोड़ा आज चीजों को बताऊं। इसमें जैसे टेक्स्ट है, मुझे कोई हेडिंग देनी है, जैसे यहाँ पे एक हमने हेडिंग दी है, रियल एस्टेट हाउसिंग प्राइस एनालिसिस। ठीक है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं, टेक्स्ट से। अगर मुझे कोई इमेज ऐड करनी है, हम कैसे दे सकते हैं, इमेज से। ठीक है, ये तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सेट किया और उसमें मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जोड़ दिया और टेक्स्ट में वो चीज ही कॉपी करके डाल दी। ठीक है, जो भी मैंने लिखा था ये और ये करके मैंने लिख दिया, इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड वोल्ड किया, अलाइन सेंटर किया, ओके किया, और इस तरह से ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एवरेज प्राइस शो करना है, ये मैंने इसके नीचे शो कर दिया। फिर मुझे एवरेज प्राइस शो करना है, इसके साइड में शो कर दिया। फिर ये करना है। अब देखो कितना इजी है,
और ऐसे हाँ, तो आपने ड्रॉप करके ये बात ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब मुझे ये हम्म, कम करना है तो मैंने ऐसे ड्रैग किया और भाई अच्छा हेडिंग को ऊपर को भेज दिया। मुझे हम्म, ग्राफ को भी अरेंज करना है सही से तो मैंने ये हम्म, किया। मुझे दिख रहा हम्म, है ना ये। ठीक है और यहाँ से हमने ये उठा लिया तो ये हमारा जैसे एक है। अब जैसे इसको आप ऑब्वियसली आपके पास जगह है तो आप इसको और बड़ा वही कंट्रोल बी से शिफ्ट बी से ना आप कर सकते हो और ठीक जैसे भी आपको अरेंज करना हो तो एक आपको दिखेगा। हम्म, तो इस तरीके का कुछ हमारा ये अरेंजमेंट होता है। अभी जैसा हमने कहा बहुत ठीक सारे है फॉर्मेटिंग रिलेटेड चेंजेस हमें हम्म, करने हैं है ना। बहुत कुछ हमें और डिस्कस हम्म, करना है मगर ये हम्म, हम कर सकते हैं। और ये ठीक हमारा एक डैशबोर्ड है। इसमें जैसे हमें इमेज वगैरह जैसे एक छोटी सी जोड़नी है। अब हम्म, इमेज आप अपने कंप्यूटर से भी चूज कर सकते हैं या यूआरएल में से पेस्ट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो मैंने एक पूरा एसेट्स फोल्डर बना रखा है जहाँ पे इस टाइप के इमेजेस ठीक हैं। है ओके तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। हम्म, अब जैसे आप इसको अप्लाई कर दिया ठीक है ओके कर दिया तो ये कुछ हम्म, आई। अब वो आ रही है तो अजीब सी है हम्म, तो फिट इमेज कर दिया राइट। हम्म, तो थोड़ा सा वो फिट हो ठीक है जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे 15-20 उदाहरण उठाएंगे हम्म, और ठीक है उनको सीखेंगे नहीं कैसे हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने ये टैबलो में किया है तो मैं इसे लिख देता हूँ हम्म, टैबलो। बाकी हाँ ठीक है क्योंकि हम लोग मल्टीपल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका मैं कुछ 28 ये लेके ये कर। तो ये एक हमारा ठीक है सिंपल सा डैशबोर्ड है और ये है प्रेजेंटेशन मोड जहाँ पे आप प्रेजेंट कर हम्म, सकते हो। अभी अगर हमने सेमी फर्निश्ड क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम्म, ठीक है कोई भी चेंज हम्म, नहीं हो रहा है और कोई हम्म, फिल्टर नहीं बस बेसमेंट कर देंगे तो ये ज़रूर इंटरेक्ट हो रहा है। अगर हम और कुछ भी नहीं तो आगे हम लोग इसीलिए सीखेंगे कि फिल्टर्स कैसे काम करते हैं और फिल्टर्स को ओके कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन हम्म, प्रोजेक्ट्स में। वो सारा हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक फिल्टर दिए हैं। हम्म, जैसे हम हमारा हम्म, यूज़र एंड यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे आपके जो आपकी मैनेजमेंट टीम है जिसमें हाँ हाँ सेल्स हेड होंगे उसमें मार्कॉम हेड ठीक है होंगे राइट। वो हम्म, लोग एक हम्म, उसमें सीईओस होंगे वो बैठेंगे एक जगह और वो हम्म, हम्म, ऑब्वियसली रियल एस्टेट डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि मान लीजिए वो हम्म, कर रहे हैं। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे हमने ये बनाया होगा उस प्रोजेक्ट पे हम्म, वो डिस्कशंस करेंगे। तो ये है ठीक है ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा। ओके तो मैं अभी ठीक ये है पूरा अपलोड कर दूंगा और आप इसको फिर ठीक है जो है बना के आज दिखाइए। ठीक है ठीक है अपने डेटा सेट्स भी दे दीजिएगा श्योर मैं सब कुछ देता हूँ अभी। ठीक है ठीक ओके। है बाकी अदर स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं अगर आपको भी इस टाइप का डैशबोर्ड बनाना है तो आप भी हमारे साथ ये ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे।